So welcome to today's online class. Our today's topic of chapter number 10, mechanical properties of fluid, is streamline, laminar and turbulent flow. तो जब हम लोग देखेंगे कि कोई फ्लूइड है वो कैसे बहता है, मोशन में आता है तो वो किस प्रकार से बहता है, तो हम लोग देखे हैं कि ये तीन प्रकार से ही उसका फ्लो हो सकता है। पहला है स्ट्रीमलाइन, दूसरा है लेमिनर, तीसरा है टर्बुलेंट। इसको डेफिनेशन पे पहुंचने से पहले हम लोग ना आम भाषा में समझ लेते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कभी कभी जब पानी बहता है किसी जगह से, मान लो मैं एक ऐसा एक एरिया ले रहा हूं जहां पे मैं स्टडी कर रहा हूं कि कैसे फ्लो हो रहा है, तो अगर मैं एक लेयर की बात करूं, मान लो ये लेयर है, इस लेयर में मैं एक पॉइंट ले लेता हूं ऐसा, दूसरा पॉइंट ले लेता हूं ये, और तीसरा पॉइंट ये ले लेता हूं ये, P Q R, ये तीन पॉइंट ले लेता हूं। P पॉइंट पर कोई भी पार्टिकल आ जाए, पानी का कोई भी पार्टिकल, पानी मतलब इस फ्लूइड का कोई भी पार्टिकल आ जाए, उसका डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी मान लो v1। फिर Q पॉइंट पे कोई भी पार्टिकल आ जाए, उसकी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी मान लो v2 है, और R पॉइंट पे कोई भी पार्टिकल आ जाए, उसके डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी मान लो v3 है। मतलब एक ऐसा फ्लो है जिसमें से फ्लूइड यहां से गुजर रहा है, लिक्विड गुजर रहा है, लिक्विड की बात करता हूं अभी, लिक्विड गुजर रहा है, तो P पॉइंट पे जितने भी सारे पार्टिकल्स गुजर रहे हैं उसका वेलोसिटी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है, और वेलोसिटी की वैल्यू और डायरेक्शन दोनों सेम है। Q पे पहुंचेगा तो v2 हो जाएगा हर पार्टिकल, R पे पहुंचेगा तो हर पार्टिकल v3 हो जाएगा, डायरेक्शन भी और मैग्नीट्यूड भी। तो ऐसे फ्लो को स्ट्रीमलाइन फ्लो बोलते हैं, ऐसे फ्लो को स्ट्रीमलाइन फ्लो बोलते हैं। अगर इसको हम लोग आप सोचो कि आप एक पार्टिकल हो, तो आप क्या किए, आप इस जगह से गुजर रहे हैं, P पॉइंट पे पहुंचे तो आपका v1 वेलोसिटी है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों ना, वेलोसिटी बोलता हूं मतलब वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी मतलब स्पीड की वैल्यू भी और उसका डायरेक्शन भी, और Q पे पहुंचे तो v2 हो गया, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों, और R पे पहुंचे तो v3 हो गया। मतलब जो भी पार्टिकल है इन सारे पॉइंट से गुजरेगा तो इसकी वैल्यू ये रहेगी, इसका डायरेक्शन ये रहेगा। अगर ये ऐसे टाइप से फ्लो हो रहा है तो इसको बोलते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो। असल में स्ट्रीमलाइन फ्लो एक प्रकार का कंट्रोल्ड फ्लो है। कंट्रोल्ड फ्लो मतलब आप सोचिए स्ट्रीमलाइन फ्लो होता कहां होगा। आप सोचे होंगे कभी, इसको शायद आप लोग सुने होंगे कि यू मस्ट हैव सीन कि स्ट्रीमलाइंड शेप बनाया गया है उस एरोप्लेन का, उस कार का, ताकि अच्छे से उड़ सके, अच्छे से ट्रेवल कर सके। सुने हो कभी, ऐसा सुने हो स्ट्रीमलाइंड शेप? जैसे कि एक चिड़िया उड़ती है तो अपने अपने उसका जो शेप रहता है, चोंच सामने, फिर उसका सिर का ऐसा डायरेक्शन ऐसा रहता है कि हवा उससे बहुत अच्छे तरीके से पास हो सके। ऐसा कुछ नहीं हो कि वो कुछ रुकावट पैदा करे। रुकावट तो ऑफ कोर्स पैदा करेगा ही, मगर इस तरीके से हवा उससे गुजरती है, उस चिड़िया या उस एरोप्लेन के ऊपर से, कि हर पॉइंट पे, कोई भी पॉइंट ले लो, उसमें सारे पार्टिकल्स जो वहां से गुजरेंगे उसका वेलोसिटी सेम होगा। सेम होगा मतलब हर पार्टिकल का सेम होगा, P में चेंज हो सकता है Q पे, मगर हर पार्टिकल का Q में भी सेम रहेगा, और वही पार्टिकल जब R में पहुंचेगा तो v3 हो जाएगा। मतलब कंट्रोल्ड होगा, आप जैसा चाहते हैं वैसा होगा। इसीलिए तो गाड़ियों का शेप, जो हाई स्पीड कार्स रहती हैं, और आप लोगों ने देखा होगा फॉर्मूला 1 रेस जो होता है उसमें जो शेप्स बनाए जाते हैं वो स्ट्रीमलाइन बनाए जाते हैं, ताकि हवा का डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से हो कि उसका जो वैल्यू है आर की, सॉरी उसके वेलोसिटी की जो वैल्यू है, उसका जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है वो बिल्कुल जैसा आप चाहते हैं वैसा हो, सेम हो, हर पार्टिकल एक जैसा ही रहे। ऐसा नहीं कि पहला पार्टिकल आया वो v1 वेलोसिटी का था, ऊपर जा रहा था, और दूसरा हॉरिजॉन्टल में जा रहा है, ऐसा नहीं। ऐसे में तो फिर वो एक प्रकार का रुकावट पैदा कर देगा। आप चाहोगे कि आप तेज, हम लोग जब तेज दौड़ते हैं हवा में, हवा सामने से आते रहती है तो रुकावट फील होती है ना। हम लोग गाड़ी चलाते हैं बहुत तेज तो रुकावट फील होती है ना। हाँ,
अब उसी चीज को वो क्या कर रहा है, रुकावट असल में क्या कर रहा है, आपको रोकने की कोशिश कर रहा है, विस्कस ड्रैग पैदा कर रहा है। उस चीज के लिए आप क्या, बाइकर्स क्या करते हैं, अपने सिर को नीचे झुका देते हैं, एक प्रकार से स्ट्रीमलाइन शेप बना देते हैं। मतलब जितना फ्लूइड उसके पास से गुजर रहा है उसकी सारी वेलोसिटी की वैल्यू और डायरेक्शन दोनों हर पॉइंट पे, हर पार्टिकल की वैल्यू अलग अलग होगी, मगर उस पॉइंट पे, पर्टिकुलर पॉइंट पे हर पार्टिकल की वैल्यू सेम रह जाएगी। इस टाइप के स्ट्रीमलाइन बोलते हैं। तो इसको क्या, कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग, चलो देख लेते हैं कैसे डिफाइन करेंगे। स्ट्रीमलाइन फ्लो बोलते हैं, स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ लिक्विड इज दैट फ्लो इन विच एवरी पार्टिकल ऑफ द लिक्विड फॉलोज एग्जैक्टली द पाथ ऑफ इट्स प्रीसीडिंग पार्टिकल। मतलब हर पार्टिकल अपने आगे वाले पार्टिकल का उस पॉइंट पे जो वेलोसिटी जो भी रहा होगा उसी चीज को फॉलो करता है, एंड हैज द सेम वेलोसिटी इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। वही बात बोला मैंने, सेम वेलोसिटी रहेगी, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी, एज दैट ऑफ इट्स प्रीसीडिंग पार्टिकल, जैसा उसके पहले वाले पार्टिकल का था उस पॉइंट पे, while क्रॉसिंग थ्रू दैट पॉइंट, जब वो उस पॉइंट से क्रॉस करेगा। तो मान लो एक पार्टिकल ऐसा आया, ऐसा आ रहा है, ऐसे आ रहा है, पी पॉइंट पे v1 वेलोसिटी हमने उसको बोल दिया, ठीक है। अब मान लो दूसरा पार्टिकल जब पहुंचेगा, ऐसा आया, ऐसे आया बहते हुए, p2 पे, p पे पहुंचेगा तो उसकी भी वेलोसिटी v1 ही होगी, ठीक है। इस प्रकार से फ्लो को स्ट्रीमलाइन फ्लो बोलते हैं। तो अगला कौन सा फ्लो होता है सर, किस प्रकार का फ्लो होता है, तो एक फ्लो होता है लेमिनर फ्लो। नाम याद रखना भाई, लेमिनर फ्लो। लेमिनर फ्लो क्या होता है, ये एक ऐसा फ्लो है जिसको हम लोग सबसे डिसिप्लिन्ड फ्लो बोलते हैं। डिसिप्लिन्ड फ्लो, डिसिप्लिन्ड फ्लो कैसे होता है, जरा इमेजिन करो कि बहुत सारे बच्चे बहुत सारे लाइंस में है ना, जैसे एक लाइन ये हो गई, प्रेयर से आप लोग जब स्कूल से प्रेयर करके जब ऊपर अपने क्लासेस में जाते हैं तो क्या होगा, एक लाइन जा रही है, दूसरी लाइन बाजू से जा रही है, तीसरी लाइन बाजू से जा रही है, तो सारे लोग एक साथ आगे बढ़ रहे हैं, फ्लो हो रहा है, मगर साथ में क्या हो रहा है, आसपास के जो पार्टिकल्स हैं वो भी साथ में ही जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं। आसपास के पार्टिकल्स हैं, आसपास के जो स्टूडेंट्स हैं वो ज्यादा तेज भी चल सकते हैं, कम भी चल सकते हैं, मगर साथ में ही जा रहे हैं, अपने अपने लाइन में सब लोग जा रहे हैं। सीधी बात बोले तो अपने अपने लाइन में, कोई ऐसा नहीं कर रहा है कि एक दूसरे के लाइन को चेंज कर रहा है, क्रॉस कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं। हो सकता है कि उसकी वेलोसिटी कम ज्यादा हो रही हो, मगर अपने लाइन में सब चीज हो रहा है, अपने लेयर्स में सब हो रहा है। लिक्विड के लिए बात करें तो लेयर में, इसीलिए इफ अ लिक्विड इज फ्लोइंग ओवर हॉरिजॉन्टल सरफेस विद अ स्टडी फ्लो एंड मूव्स इन द फॉर्म ऑफ लेयर ऑफ डिफरेंट वेलोसिटी, चेंज हो, देखो एक लेयर ये हुआ, दूसरा लेयर ये हुआ, इन दोनों की वेलोसिटी में कोई चेंज हो जाए, बढ़ना करना हो जाएगा, चल जाएगा, मगर लेयर ऐसा नहीं कि एक लेयर ऐसा जा रहा है, दूसरा लेयर उसको क्रॉस कर रहा है, ऐसे वाला नहीं। इसीलिए लिखा है विच डू नॉट मिक्स विथ ईच अदर, ये जो लेयर है वो एक दूसरे से मिक्स नहीं करेंगे, अपने लेयर में ही गुजर रहे हैं सब लोग। देन द फ्लो ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड लेमिनर फ्लो। इसीलिए बोला मैंने डिसिप्लिन्ड वाला, एक जैसा रहे। देखो मान लो ये एक जगह है, एक पाइप है या कुछ भी समझ लो, उसमें से लिक्विड का फ्लो हो रहा है, तो ये जो डैश लाइन जो दिख रही है ना, ये लेयर्स है समझ लो। तो देखो इसका वेलोसिटी, एक लेयर का वेलोसिटी ज्यादा हो, दूसरे का कम हो, तीसरे का और कम हो, ऐसा हो सकता है, होगा जरूर। अरे ये देखो, ये पाइप के पास वाला जो लेयर होगा ना पानी का, वो थोड़ा स्लो मूव होगा क्योंकि उसमें फ्रिक्शन काम करेगा ना, पाइप रुका हुआ है। उसके ऊपर वाला थोड़ा ज्यादा तेज बहेगा, उसके और ऊपर वाला सबसे तेज बहेगा, ऐसा हो सकता है, मगर लेयर में कोई मिक्सिंग नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सामने की तरह डिसिप्लिन तरीके से। ऐसे फ्लो को क्या बोलते हैं, लेमिनर फ्लो बोलते हैं। ऐसे फ्लो को लेमिनर फ्लो बोलते हैं। चमका थोड़ा, समझ में आया, बोलो समझ में आया तो आगे बढ़ते हैं, बोलो। बनेगा ये वाला, है ना, डेफिनेशन टाइप। अभी हम लोग टर्म्स पढ़ रहे हैं, आज ज्यादातर टर्म्स पढ़ेंगे, एक इक्वेशन भी पढ़ेंगे, ठीक है, आसान है, ठीक। अब देखो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जस्ट लेमिनर फ्लो का अपोजिट वाला आता है टर्बुलेंट फ्लो। नाम से ही समझ में आ रहा है, बिल्कुल डिसिप्लिन नहीं होगा।
बिल्कुल डिसिप्लिन नहीं होगा। हाँ, एक बार आखिरी में फिर से रिवाइज कराऊंगा। टर्बुलेंट फ्लो का मतलब होता है कि अब क्या होने वाला है, एक लेयर दूसरे लेयर के में मिक्स होते जा रही है। जैसे प्रेयर में आप लोग जब गुजर रहे थे, प्रेयर होने के बाद में अपने अपने लाइन में अपने अपने लेयर में गुजर रहे थे आप, एक फ्लूइड के पार्टिकल थे, मगर यहां पे कैसा हो रहा है, एक लेयर दूसरे लेयर पे मिक्स हो जा रही है। ऐसा कब होता है? ऐसा तभी होता है कि जब फ्लूइड के रास्ते में कोई रुकावट वहां पे मिले उसे। जैसे मान लो ये रास्ता था पानी के बहने का, बीच में एक पिलर या पत्थर कुछ ऐसा रखा हुआ है, जैसे झरने वरने में होता है, नदी में होता है, बीच में अगर कोई पत्थर या पिलर कुछ रखा हुआ है तो उसके आसपास क्या होता है, पानी ऐसे मुड़ के ऐसे करके मिक्स हो जाता है ना। तो ऐसे ही कुछ होता है। देखो यहां पर लिक्विड क्या हुआ है, ऐसे घूमा और फिर वापस यहां पे ऐसे गोल घूम, मतलब लेयर से मिक्स हो गए। ये तो ऊपर से टॉप व्यू देख रहे हैं हम लोग, अगर उसको हम लोग साइड व्यू देखें तो बहुत सारी लेयर्स मिक्स हो जाती हैं। यानी कि ऐसे टाइप के फ्लो जिसमें लेयर्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं जा रहे, एक साथ नहीं जा रहे हैं, ऐसे फ्लो को हम लोग टर्बुलेंट फ्लो बोलने वाले हैं। इफ द पाथ एंड द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड चेंज कंटिन्यूअसली, मतलब रास्ता और साथ में उसका गति वेलोसिटी भी चेंज होते जाए लिक्विड पार्टिकल का, और बार बार होते रहे, ऐसा कंटिन्यूअसली होते रहे समय के साथ, और पॉइंट टू पॉइंट हर पॉइंट पे ऐसे होते जाए, बहुत सारे पॉइंट पे होते जाए, देन दिस काइंड ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड टर्बुलेंट फ्लो। ऐसे फ्लो को हम लोग टर्बुलेंट फ्लो बोलते हैं। मतलब लेमिनर का जस्ट उल्टा हो गया टर्बुलेंट। स्ट्रीमलाइन तो एक अलग हो गया, स्ट्रीमलाइन कंट्रोल्ड फ्लो को बोलते हैं। तो ये हुआ टर्बुलेंट फ्लो, डायग्राम के थ्रू बता दिया। अब आप लोग को एक जनरल आइडिया दे देता हूं, असल में आगे जाके आप लोग इसको पढ़ेंगे भी, कि लेमिनर फ्लो में लॉस ऑफ एनर्जी नहीं होता, टर्बुलेंट फ्लो में लॉस ऑफ एनर्जी हो जाता है। सर कौन सी एनर्जी? अरे कोई चीज मूव कर रही है तो उसमें कौन सी एनर्जी होती है, बताइए। कोई चीज मूव कर रही है, मोशन में है, तो उसमें कौन सी एनर्जी है? अरे बढ़िया, काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है। तो ये काइनेटिक एनर्जी लॉस हो जाएगा कब? जब टर्बुलेंट फ्लो होगा। तो ये काइनेटिक एनर्जी लॉस हो जाएगा, कब हो जाएगा? जब टर्बुलेंट फ्लो होगा। तो अब बताओ क्यों? क्योंकि मोशन का पाथ और वेलोसिटी दोनों चेंज हो रही है, एक लेयर दूसरे लेयर में मिक्स हो जा रहा है, जो एनर्जी उसके अंदर स्टोर होनी चाहिए थी वो इन द फॉर्म ऑफ ऑल दिस मिक्सिंग, ऑल दिस कंफ्यूजन, नहीं कंफ्यूजन तो नहीं बोलना चाहिए, ऑल दिस रैंडमनेस के कारण वो सारे काइनेटिक एनर्जी, सारे तो नहीं, मोस्ट ऑफ द काइनेटिक एनर्जी को लॉस कर देते हैं। एक डायरेक्शन में रहता तो सारी वेलोसिटी का डायरेक्शन एक जैसा रहता। अब वेलोसिटी जैसे कि आप जानते हैं क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो हर पॉइंट पे वेलोसिटी का डायरेक्शन अलग अलग होने के कारण एक पॉइंट पे अगर जब मिक्स हो रही है तो वहां पे वेलोसिटी की बहुत सारी डायरेक्शन हो जाती है, और इसी कारण वेलोसिटी के कम होने के कारण एक तरफ का वेलोसिटी नहीं मिलता तो काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है। लेमिनर में ऐसा नहीं होता, लेमिनर में बढ़िया मिलता है। इसीलिए जब आप लोग टरबाइन पढ़ेंगे, टरबाइंस के बारे में जब आप लोग आगे पढ़ेंगे तो देखा गया कि लेमिनर फ्लो पे ज्यादा ध्यान देते हैं कि फ्लो लेमिनर होना चाहिए। टरबाइंस, वो वाटर टरबाइंस होती है ना, उसमें से पानी जो आ रहा है वो लेमिनर आना चाहिए, ऐसा नहीं आना चाहिए कि टर्बुलेंट हो रहा है, वहां टर्बुलेंस नहीं होना चाहिए, है ना, किसी प्रकार का ऐसा टाइप से नहीं बनना चाहिए पानी की वहां पे, इट शुड नॉट क्रिएट एनी काइंड ऑफ टर्बुलेंस, अदरवाइज लॉस ऑफ एनर्जी विल बी देयर। कम करना चाहते हैं उन लोग लॉस ऑफ एनर्जी को, ताकि एफिशिएंसी बढ़े। ठीक है, मगर ये बात तो चलती रहेगी। अच्छा देखो, अभी जितना टर्म्स पढ़े उसी से रिलेटेड एक टर्म्स नया पैदा हो गया, टर्म नया पैदा हो गया, क्रिटिकल वेलोसिटी। समझते हैं इसको? द वेलोसिटी ऑफ लिक्विड फ्लो अप टू विच इट्स फ्लो इज स्ट्रीमलाइंड एंड अबव विच इट्स फ्लो बिकम टर्बुलेंट इज कॉल्ड क्रिटिकल वेलोसिटी। तो एक गौर करना, ये बात को देखा गया है कि अगर जो लिक्विड है वो कंट्रोल्ड तरीके से फ्लो हो, कंट्रोल्ड तरीके से फ्लो हो, एक धीरे धीरे फ्लो, धीरे तो नहीं बोलूंगा, एक ऐसी वेलोसिटी तक फ्लो हो, वो लिक्विड के खास बात पे भी डिपेंड करता है कि वो लिक्विड क्या चीज है। तो देखा गया है कि एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के बाद वो लिक्विड टर्बुलेंट हो जाता है। जैसे कि आप लोग गौर करना, कोई नदी धीरे धीरे बह रही है,
तो उस धीरे धीरे बहेगी ना, तो आपको देख कर लगेगा कि इसकी वेलोसिटी बिल्कुल एक जैसी है, लेयर बाय लेयर बह रही है ना। मगर अगर वो तेज बहने लगे तो उसमें ज्यादा हलचल होने लग जाती है, ऊपर नीचे होते रहेगा, जैसे कि नदी में तेज बहाव की नदी में होता है, टर्बुलेंट हो जाता है वो, है ना। लेयर बाय लेयर नहीं चल पाती फिर वो। तो वो पर्टिकुलर वेलोसिटी, एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के बाद वो टर्बुलेंट हो जाता है। तो उस लिक्विड का वो वेलोसिटी जिसके पहले वो कंट्रोल्ड तरीके से बह रही थी, बिल्कुल स्ट्रीमलाइन तरीके से बह रही थी, उस वेलोसिटी के बाद एक पर्टिकुलर वेलोसिटी उस लिक्विड पे डिपेंड करता है, 30 मीटर पर आवर है, 30 मीटर पर सेकंड है, या जो भी है, उस वेलोसिटी, पर्टिकुलर वेलोसिटी को हम लोग क्रिटिकल वेलोसिटी बोलते हैं। क्रिटिकल का मतलब ही समझ लो कि इसके बाद ये टर्बुलेंट हो जाएगा, उसके पहले तक क्या रहेगा, ये स्ट्रीमलाइन रहेगा। बात समझ में आई? बनेगी वाली बात समझ में आया क्या? क्रिटिकल वेलोसिटी समझ में आया? तो हम लोग क्या क्या चीज समझ लिए आज? स्ट्रीमलाइन फ्लो समझ लिए, लैमिनर फ्लो समझ लिए, और टर्बुलेंट फ्लो समझ लिए। स्ट्रीमलाइन फ्लो में रिवाइज कर रहा हूं, देखो स्ट्रीमलाइन फ्लो में क्या होता है, जो फ्लो होता है, लिक्विड का जो फ्लो होता है वो कंट्रोल्ड तरीके से होता है। किसी एक पॉइंट पे जितने भी पार्टिकल है एक पॉइंट पे पहुंचेंगे तो उसका वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम रहेगा। दूसरा पार्टिकल आया उसका भी सेम रहेगा, तीसरा पार्टिकल है उसका भी सेम रहेगा। हाँ, दूसरे पॉइंट पे जाएंगे तो कुछ चेंज हो सकता है, मगर सारे पार्टिकल का उस पॉइंट पे भी सेम रहेगा, कंट्रोल्ड तरीके से रहेगा। लेमिनर में क्या होता है? लेमिनर में क्या होता है? लेमिनर फ्लो में सारे पार्टिकल्स लेयर्स में बिल्कुल लेयर बाय लेयर बहते हैं, लेयर में कोई मिक्सिंग नहीं होता। और टर्बुलेंट में क्या होता है? बिल्कुल रैंडम, पूरा रैंडम होता है, लेयर भी मिक्स होती है, वेलोसिटी पॉइंट टू पॉइंट चेंज होती रहती है, टाइम से भी चेंज होती रहती है। तो ऐसे को टर्बुलेंस बोलते हैं, टर्बुलेंट फ्लो। तो क्रिटिकल वेलोसिटी क्या है? एक ऐसी वेलोसिटी जहां तक उस लिक्विड का फ्लो स्ट्रीमलाइन रहे और उसके आगे क्या हो जाए, टर्बुलेंट हो जाए, तो उस वेलोसिटी को सब क्रिटिकल वेलोसिटी बोलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, ये तो टर्म्स हो गए। एक बनती है बात इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। वैसे तो मुझे बर्नौलीज थ्योरम डायरेक्ट पढ़ा देना था, सिलेबस में दिया हुआ है बर्नौलीज थ्योरम, डायरेक्ट बोलता है बर्नौलीज थ्योरम लिखा हुआ है और इस एप्लीकेशन, मगर मैं थोड़ा सा समय लेते हुए इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पढ़ा देता हूं। लिखा नहीं है सिलेबस में, मगर जानना जरूरी है, नीट जेडबलई वाले भी ध्यान दें, बहुत इंपॉर्टेंट है। सोचो ये जो एक पाइप जैसा कुछ है ना, ट्यूब है, बोलो पाइप नहीं बोलना चाहिए, ट्यूब है। पानी यहां से यूं आ रहा है और निकल जा रहा है, पानी की बात बोल रहा हूं, लिक्विड समझ लो, लिक्विड यहां से आ रहा है और ऐसा निकल जा रहा है, ठीक। यहां पर ए पॉइंट पर, ए सेक्शन पर, पॉइंट नहीं बोलना चाहिए, सेक्शन पर, जहां पर वाटर एंटर कर रहे हैं, इनलेट हो रहा है, वाटर बोल रहा हूं, लिक्विड का, उसका एरिया A1 है, A1 उसका एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। और जब लिक्विड इसमें एंटर कर रहा है तो V1 वेलोसिटी से एंटर कर रहे हैं। अब देखना इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो थोड़ा कम होते जा रहा है, देख रहे हैं ना, कम हो गया, अब यहाँ पे थोड़ा कम हो गया है एरिया, A2 हो गया मान लो। तो ऑब्वियस सी बात है, आप लोग देखे होगे, आप लोग गौर किए होगे, आप लोग जब पेड़ पौधे में पानी डालते हो तो आप लोग गौर किए होगे कि नल से जब पानी आ रहा है तो जिस ट्यूब को आप, पाइप को पकड़े हुए हैं, उसको अगर आप लोग सामने से दबा दें तो क्या होगा, पानी थोड़ा स्पीड से फेंकाता है, स्पीड से फेंकाता है, वेलोसिटी ज्यादा हो जाती है उसकी, होती है कि नहीं होती है, होती है कि नहीं होती है, कैसा महसूस किए हो कि नहीं? अरे किए हैं कि नहीं महसूस ये सब चीज? होता है सर। अरे हाँ या ना भाई, जल्दी से चलते हैं आगे। हाँ सर। तो ये जो हो रहा है ना, वो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, हम लोग उस इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के थ्रू कैलकुलेट भी कर सकते हैं। अरे कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान है। देखो चलो मान लेते हैं, कंसीडर अ नॉन विस्कस फ्लूइड इज इन स्ट्रीमलाइन फ्लो। मान लेते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो हो रहा है, कंट्रोल्ड तरीके से हो रहा है ना, होता होगा टर्बुलेंट भी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, मगर एक हद तक तो हम लोग मान सकते हैं स्ट्रीमलाइंड है। जब स्ट्रीमलाइंड है तो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि कंट्रोल्ड तरीके से हो रहा है, ठीक है। नॉन विस्कस है मतलब क्या है कि उसकी विस्कोसिटी इतनी ज्यादा नहीं है ना, कोई भी चीज नॉन विस्कस एकदम जीरो नहीं हो सकती, थोड़ी थोड़ी विस्कोसिटी होती है उसमें, ठीक है। और वो ए बी ट्यूब से फ्लो कर रहा है, ठीक। यहां पर जहां पे इनलेट है वहां पे A1 है उसका एरिया, आउटलेट में A2 है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो देखो A1 A2 क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ट्यूब एट AB, ठीक है सर। अब वेलोसिटी देखो,
v1 वेलोसिटी से एंटर किया, v2 वेलोसिटी से बाहर निकला, तो v1 v2 क्या है, वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड एट ए एंड बी, ठीक है। और मान लेते हैं कि उसका डेंसिटी भी चेंज हो रहा होगा, मान लेते हैं। बाय द वे डेंसिटी चेंज नहीं होता, अगर हम लोग पानी बोले तो, है ना, एक पाइप से पानी जाएगा तो उसकी डेंसिटी कंप्रेस होगा क्या, वो थोड़े से में कंप्रेस नहीं होता पानी, हो सकता है एयर हो सकता है, एयर भी एक फ्लूइड है। तो हम लोग एक कॉमन इक्वेशन बना रहे हैं, मान लो पहले सेक्शन ए पॉइंट पर उसकी डेंसिटी ρ1 है और यहां बी पॉइंट पर, बी सेक्शन पे डेंसिटी ρ2 है, चेंज हो गई उसकी डेंसिटी, मान लेते हैं डेंसिटी ऑफ लिक्विड एट पॉइंट ए एंड बी। तो हम लोग देखे हैं कि देखो जितना पानी उस पाइप में एंटर कर रहा है, ट्यूब में एंटर कर रहा है ना, उतना पानी निकल भी जा रहा है। मान लो पानी का मैं एक इमेजिनरी बबल ले लूं, बबल मतलब या फिर एक हिस्सा ले लूं पानी का, जितना आया उतना निकल गया, मतलब लॉस ऑफ लिक्विड हो रहा है क्या ट्यूब के अंदर? अरे ट्यूब में कोई कहीं पे क्रैक वैक, ट्यूब फटा हुआ तो नहीं, वहां पे जितना पानी एंटर कर रहा है, 1 मीटर क्यूब लिया तो कुछ समय बाद उतना वो निकल गया। इसीलिए बोल सकता हूं एज देयर इज नो लॉस ऑफ लिक्विड इन द ट्यूब, लॉस ऑफ लिक्विड नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, मास ऑफ लिक्विड, इसका मतलब हो क्या रहा है, अरे इसका मतलब क्या हो रहा है, मास ऑफ लिक्विड एंटरिंग पर सेकेंड, मास ऑफ लिक्विड एंटरिंग पर सेकेंड, हाँ रो डेंसिटी है बेटा, रो डेंसिटी है। मास ऑफ लिक्विड एंटरिंग पर सेकेंड एट ए, मतलब हर सेकेंड में जितना मास ए पॉइंट पर, ए सेक्शन के अंदर एंटर कर रहा है, उतना ही बाहर निकल जा रहा है बी पॉइंट से। मास ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू मास ऑफ लिक्विड लीविंग पर सेकेंड एट पॉइंट बी। मानते हो ये बात को? अरे मानना ही पड़ेगा, सहमत हो? सहमत होना ही पड़ेगा, क्योंकि देयर इज नो लॉस ऑफ लिक्विड। अरे पाइप के अंदर पानी आया, ट्यूब के अंदर पानी आया, 1 सेकंड में जितना आया उतना ही 1 सेकंड में बाहर निकल जाएगा। क्यों निकल जाएगा? क्योंकि और कोई जगह ही नहीं है उसको इधर उधर जाने की, एक ही जगह है भाई जाने का, तो जितना जगह मिल रहा है उतने में निकल जाएगा। यस सर, मतलब मास ऑफ लिक्विड एंटरिंग पर सेकेंड। तो देखो क्या मास ऑफ लिक्विड आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, आपको मालूम है कि डेंसिटी इंटू डेंसिटी आपको यूनिट पर यूनिट मीटर क्यूब देता है ना, केजी पर मीटर क्यूब आपको उसकी डेंसिटी पता चल रही है। आप उसमें वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर देना तो मास पता चल गया, और मास अपॉन सेकेंड आपको मास पर यूनिट एंटरिंग पर यूनिट सेकेंड मिल जाएगा। मतलब डेंसिटी इंटू एरिया इंटू मीटर पर सेकेंड, मतलब कि एरिया इंटू डेंसिटी इंटू वेलोसिटी आपको क्या दे देगा, मास ऑफ लिक्विड एंटरिंग पर सेकेंड। नहीं समझ में आया? देखो इधर, देखो इधर, यहां से एंटर कर रहा है लिक्विड, ठीक, v1 वेलोसिटी से, a1 इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, यहां से वो निकल रहा है v2 वेलोसिटी से, a2 इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ठीक। तो देखो मास ऑफ लिक्विड एंटरिंग पर सेकेंड, यानी कि देखो kg पर मीटर क्यूब डेंसिटी हो गया, ठीक, इंटू एरिया मीटर स्क्वायर एरिया हो गया, और इंटू वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी हो गया, ठीक। तो देखो मीटर क्यूब मीटर 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 स्क्वायर इंटू मीटर क्या हो गया, मीटर क्यूब, तो ये कैंसिल हो गया, क्या बचा, केजी पर सेकेंड। मास ऑफ लिक्विड एंटरिंग पर सेकेंड, मास ऑफ लिक्विड केजी में, एंटरिंग पर सेकेंड केजी पर सेकेंड, एंटर किया और उतना ही बाहर निकल जाएगा, है ना? अरे हाँ या ना, बताओ हाँ या ना। इसीलिए a1 v1 ρ1 इज इक्वल टू a2 v2 ρ2, a1 v1 ρ1 इज इक्वल टू a2 v2 ρ2। अब देखो मान लो कि वो लिक्विड जो है, फ्लूइड जो है, वो कंप्रेसिबल नहीं है, मतलब वो कंप्रेस नहीं हो सकता, उसको उसमें दबाव पड़ेगा, देखो दबाव तो पड़ेगा उसका, अगर एरिया कम ज्यादा होगा दबाव तो पड़ेगा, मगर वो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो तो क्या होगा, ρ1 और ρ2 की वैल्यू सेम हो जाएगी, ρ1 इज इक्वल टू ρ2, यानी कि ρ1 ρ2 कैंसिल, तो क्या बचा, a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2, यानी av इज इक्वल टू कांस्टेंट। यानी कि इसीलिए बोलते हैं अगर यहां पे एरिया ज्यादा होगा तो वेलोसिटी कम होगी, और एरिया को आप कम कर दो तो वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी। इसीलिए तो आप लोग देखे हो ना, उस पाइप को जब आप लोग थोड़ा सा दबा देते हैं तो वेलोसिटी उसकी बढ़ गई, क्योंकि उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को आपने कम कर दिया। फील आया क्या फील? अरे हाँ या ना?
केजी के नीचे क्या लिखा है? केजी के नीचे लिखा है सेकंड, सेकंड मास ऑफ लिक्विड एंटरिंग पर सेकंड। अरे हुआ ना, मतलब क्या हुआ? देखो, आप एरिया को कम करो तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी, है ना, और एरिया को बढ़ा दो तो वेलोसिटी कम हो जाएगी। इसीलिए आप जब पाइप को दबाकर रखते थे तो वेलोसिटी ज्यादा तेज रहती थी पानी की, और उसको अगर छोड़ देते थे तो एरिया बढ़ गया उसका, वेलोसिटी कम हो जाती थी। बनी बात? A1V1 इज इक्वल टू A2V2, इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इसी को बोलते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। कंटिन्यूअस फ्लो हो रहा है लिक्विड तो हमको ऐसा दिखेगा भाई। इसीलिए एक इक्वेशन में हम लोग एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। 3 मिनट बच्चे, चलो कर लो। वाटर फ्लोज थ्रू अ, चलो देखते हैं वाटर क्या बता रहा है क्वेश्चन। पानी फ्लो हो रहा है, हॉरिजॉन्टल पाइप है, रेडियस 1 सेंटीमीटर का है जहां से एंटर कर रहा है, और स्पीड कितना है उसका? 2 मीटर पर सेकंड। मतलब पानी एक पाइप में एंटर कर रहा है एक जगह में, सेक्शन में, उस समय उसका रेडियस, वहां पर उसका रेडियस है 1 सेंटीमीटर का और वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड। तो बोलता है व्हाट शुड बी द डायमीटर ऑफ इट्स नोजल। तो जहां से पानी निकलेगा ना, जहां से निकलेगा वहां पे नोजल है, उसका कितना डायमीटर होना चाहिए ताकि वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड की हो। डायमीटर पूछ दिया, रेडियस पता कर लेंगे, डायमीटर भी पता चल जाएगा। मतलब कितना उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया रखें, है ना, छोटा सा रखेंगे तब जाके वेलोसिटी बढ़ेगा। अरे एरिया को कम करोगे तब जाके वेलोसिटी बढ़ेगा, तो यही बात है। तो हम लोग क्या करते हैं, गिवन लिख देते हैं, R1 इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, 0.01 मीटर हो गया। V1 इज इक्वल टू, जब एंटर कर रहा था उसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड थी, जब निकला वो उस पाइप से, उस ट्यूब से, तो 10 मीटर पर सेकंड बता रहा है यहाँ क्वेश्चन में। तो डायमीटर पता करो बोलता है, देखो पूछा है ना, कैलकुलेट द डायमीटर, व्हाट शुड बी द डायमीटर ऑफ इट्स नोजल बोलता है। चलो पता कर लेंगे, रेडियस पता करेंगे, डायमीटर पता चल जाएगा। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हमको मालूम है। अब देखो लिक्विड वाटर की बात कर रहा है, वाटर इनकंप्रेसिबल होता है, नहीं होता कंप्रेस, है ना, आसानी से। A1V1 इज इक्वल टू A2V2, एरिया पाई आर स्क्वायर, A1 हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर, A2 हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर, रख देते हैं। पाई R1 स्क्वायर इंटू V1 इज इक्वल टू पाई R2 स्क्वायर इंटू V2, एरिया की वैल्यू रख दी ना, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, R1 स्क्वायर इंटू V1 इज इक्वल टू R2 स्क्वायर इंटू V2। R2 की वैल्यू पता कर लेते हैं, D2 भी पता चल जाएगा, डायमीटर पता चल जाएगा। R2 को अकेला छोड़ दो, V2 को इधर ले आओ, अब वैल्यू पुट कर दो, 0.01 का स्क्वायर इंटू 2/10, या R2 के स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी, है ना। तो 0.01 का हो गया 0.0001 इंटू 1/5, देखो ये 2 और 5 कैंसिल हो जाएगा। अब देखो ये 0.0001 को मैं 1/1000 लिख सकता हूँ, नीचे 10,000 को ले आता हूँ तो ये 50,000 नीचे आ गया। ये स्क्वायर को इधर लाता हूँ, अंडर रूट हो जाएगा, तो 1 का अंडर रूट 1 हो गया, और इसका देखो अंडर रूट 5 बचेगा, और ये 10,000 बाहर निकल जाएगा 100 बन के, ठीक है। अब R2 को मैं D2/2 भी तो लिख सकता हूँ, अरे डायमीटर का आधा, तो D2/2 लिख दिया, तो D2 की वैल्यू, इस 2 को इधर ले आओ, 2/100 1/50 बन गया, अंडर रूट 5 साथ में रहेगा, मल्टीप्लाई करके देखना अंडर रूट 5 की वैल्यू के साथ में 2 पॉइंट कितना होता है यार, देखना 50 के साथ में, और उसको रेसिप्रोकल बनाना, तो 0.009 मीटर मिलेगा, जो कि बन जाएगा 0.9 सेंटीमीटर। इतने सेंटीमीटर का पतला सा एक क्रॉस सेक्शन बनाना पड़ेगा, डायमीटर का एरिया कम करना पड़ेगा, तब जाके इतना तेज पानी निकल पाएगा, इतना तेज वाटर वहां से निकल पाएगा। अंडरस्टूड? समझ में आई? यहाँ का फील समझ में आया? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर गिवन इन रेफरेंस बुक, ट्राई टू सॉल्व देम। दिस इज इट फॉर टुडे, कीप स्टडीइंग, हैव अ नाइस डे।